छोड़ो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया, मुझ पर इल्जाम है। तनिषा ने अपना दुपट्टा मानव अहूजा के हाथों से खींचना चाहा, जिसे मानव ने जोर से अपनी तरफ खींचा। वो सीधा उसके चौड़े और मजबूत सीने से जा लगी। मानव अहूजा के बदन से उठती तेज परफ्यूम की खुशबू में तनिषा को अपना सांस घुटता हुआ महसूस हो रहा था। मेरी बहन की मौत हुई है सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमने उसे ये काम करने पर मजबूर किया। बहुत शौक है ना तुम्हें दूसरों के मंगेतर से इश्क लड़ाने का, बहुत आग है ना तुम्हारे अंदर। तो अब अपने जबरदस्ती के पति के साथ अपने अंदर की आग को ठंडा करो। क्या क्या कह रही हो ईशा? ईशा की मौत? ऐसा कैसे हो सकता है? तनिषा का तो दिल जैसे थम गया था। वो उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, जान से भी ज़्यादा प्यारी। और बस 2 दिन बाद ही तो उसकी शादी थी और आज उसकी मौत की खबर। तनिषा को अपना सांस उखड़ता हुआ महसूस हो रहा था। उसकी दोस्त, उसकी जान से प्यारी दोस्त यूँ अचानक दुनिया से चली गई, उसे यकीन नहीं हो रहा था। तनिषा अपनी माँ के साथ ईशा के घर पहुंची। वहाँ लोगों की भीड़ लगी हुई थी। जिसे भी खबर मिलती वो भागा चला आता। एक जवान लड़की की अचानक मौत, वो भी तब जब 2 दिन बाद उसकी शादी थी। हर कोई हैरान और परेशान था। घर वाले रो रो कर बेहाल थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था आखिर अचानक ईशा को क्या हुआ। तनिषा रोती हुई आगे बढ़ी और एक नज़र अपनी दोस्त के बेजान वजूद पर डाली। आंसू थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आंटी, ईशा को क्या हुआ? वो सिसक रही थी। उसकी बाकी सहेलियां भी वहां मौजूद थीं और सब जोर जोर से रो रही थीं। कोई भी ये नहीं बता पा रहा था कि एक जिंदा जीती जागती जिंदगी से भरपूर लड़की को अचानक क्या हो गया कि वो अपनी जिंदगी की जंग इतनी आसानी से हार कर चली गई। तनिषा वहीं घुटनों के बल बैठ गई और बेआवाज आंसुओं से रोती रही। ईशा का यूं अचानक जाना उसे किसी भी तौर सहन नहीं हो रहा था। भैया, मुझे चॉकलेट आइसक्रीम खानी है। तो चॉकलेट आइसक्रीम ही आएगी। ईशा की बात पर सबने हंसते हुए शोर मचाया और अपने अपने फेवरेट फ्लेवर गिनाए। सबको उनका मनपसंद फ्लेवर मिलेगा, लेकिन जो मेरी ईशा ने कहा है वो फ्लेवर तो सबको खाना ही पड़ेगा। मानव आहूजा ने बहुत प्यार से अपनी छोटी बहन ईशा की ओर देखते हुए कहा। वो सब एक रेस्टोरेंट में आइसक्रीम खाने आए थे। उन लम्हों में मानव खुलकर जिया करता था। ईशा अपने मम्मी पापा के साथ अपने भाई की भी बहुत लाडली थी। वो जो कहती मानव आहूजा उसके कहने से पहले ही पूरा कर देता था। लेकिन आज आज वो चाहते रखने वाली, सबको खिलखिलाकर हंसाने वाली वो लड़की इस दुनिया से चली गई थी। सबको रुलाकर अकेला छोड़कर चली गई थी। मानव बेटा, अंतिम संस्कार का समय हो गया है। विपुल जी ने दीवार से टेक लगाए बैठे अपने बेटे को आवाज दी। और मानव में हिम्मत कहाँ थी कि वो अपनी बहन की अर्थी को कंधा देता। उसने अब तक एक आंसू भी नहीं बहाया था, क्योंकि उसे विश्वास ही नहीं था कि उसकी प्यारी बहन, लाडली छोटी सी शरारती बहन उसे छोड़कर जा चुकी है। उसकी बहन तो एकदम ठीक ठाक थी। अचानक वो मुंह क्यों मोड़ गई? पापा? मानव का गला कांप गया। बेटा, फिलहाल इस जख्म को हरा रहने दो, ये कभी नहीं भरेगा। मानव को लगा जैसे ईशा उसकी आंखों के सामने लाल चुनरी में सजी धजी हंसती हुई आ रही है। भैया, कैसी लग रही हूँ मैं? उसका प्यारा सा चेहरा मानव की आंखों में समा गया। उस लम्हे को याद करते हुए मानव आहूजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी आस्तीन से अपने आंसू पोंछे। विपुल जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। चलो, इस वक्त चुप रहना ही, अंतिम संस्कार हो जाने दो, बाकी सब बाद में देखेंगे। विपुल जी ने हर शब्द बहुत ठहर ठहर कर कहा। अब तक ये राज सिर्फ राज था कि ईशा की अचानक मौत के पीछे वजह क्या है। खुद को संभालते हुए दोनों बाप बेटे आगे बढ़े तो सामने से आता हुआ साहिल दिखाई दिया। साहिल वही जिससे 2 दिन बाद ही ईशा की शादी होने वाली थी, जो ईशा को लाल जोड़े में अपनी दुल्हन के रूप में देखने वाला था। अब वही उसे आखिरी बार देख रहा था। साहिल वहीं लड़खड़ा गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। कैसे वो उसे छोड़कर जा सकती थी? अभी कल ही तो उसकी बात हुई थी उससे, और आज अचानक कैसे? साहिल की आंखें भर आईं और फिर कुछ ही देर में इस दुनिया से ईशा का अस्तित्व मिट चुका था। मानव भी जानता था कि कैसे उसने अपनी लाडली बहन को चिता के हवाले किया था। शमशान घाट में धीरे धीरे अंधेरा उतरने लगा था। चारों तरफ से आती पेड़ों के पत्तों की सरसराहट की आवाज़ें माहौल को अजीब खौफनाक बना रही थीं। कहीं कहीं दूर धधकती चिताओं की अग्नि अब धीरे धीरे बुझने लगी थी, जबकि मानव आहूजा अब भी वहीं बैठा था। न जाने कितने अपने जान से भी ज़्यादा प्यारों को इन चिताओं के हवाले करके जा चुके थे। मानव की आंखों से बहते आंसू मिट्टी में ही समा गए। दर्द, तकलीफ, गम, कितने पल वो वहीं बैठा रहा। मानव, उठो बेटा।
विपुल जी ने उसे कंधे से पकड़कर उठाया। पापा, मेरी ईशा को अंधेरे से डर लगता है, मुझे यहीं रहने दो, वो खुद पर काबू रखते हुए बोला। विपुल जी की आंखें भर आईं। वो भी उसके साथ वहीं बैठ गए। बेटा, ये गम अब कभी नहीं जाएगा, अब सारी जिंदगी इसी गम के साथ जीना होगा। पापा, उसकी उम्र ही क्या थी जाने की, एक बार भी नहीं सोचा उसने हम कैसे जिएंगे उसके बिना। मानव लगातार चिता को देखता हुआ बोला। बेटा, किस किस को बताएंगे कि ईशा के साथ क्या हुआ? क्या मेरी बच्ची इतनी कमज़ोर थी कि ये गलत काम कर ले? लेकिन क्यों क्यों किया उसने ये सब? इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया उसने पापा? मानव का अंदाज भी अचानक बदला था। वो अपनी पुरानी टोन में वापस लौट आया। जालिम, सख्त और बेरहम मानव आहूजा। तभी उसकी नज़र एक कोने में आंसू बहाते बैठे साहिल पर जा ठहरी। अचानक मानव गुस्से से उसकी ओर बढ़ा और उसका गिरेबान पकड़ लिया। बोलो, ऐसा क्या गम था उसे जो उसने इतना बड़ा कदम उठाया, खुद को ही ख़त्म कर डाला। साहिल ने दांत भींचते हुए मानव को देखा। मेरी बहन की शादी थी और उसने 2 दिन पहले अपनी जान ले ली। तुम तो जानते ही होगे साहिल, बताओ मुझे क्या हुआ था, क्यों उसने खुद को मारा? प्लीज़ बताओ मुझे। मानव, खुद को संभालो। वो क्या जाने, वो तो खुद यहाँ तुम्हारे सामने है। सब लोग ईशा के अचानक इस दुनिया से चले जाने के सदमे में हैं। विपुल जी ने मानव के हाथ पीछे खींचे तो वो जमीन पर धूल उछालता मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर पा रहा था, जबकि साहिल पूरी तरह चुप था, जैसे अब उसे किसी चीज़ से कोई फर्क ही ना पड़ता हो। उसका तो सब कुछ खत्म हो गया था, हर चीज़ से दिल उठ गया था। ये दुनिया चलती रहेगी, हर कहानी आगे बढ़ेगी, नई कहानियाँ बनेंगी, लेकिन ईशा आहूजा की कहानी ख़त्म हुई थी या फिर शुरू, ये तो वक्त ही तय करेगा। ईशा, चलो यार, देर हो रही है और फिर क्लास शुरू हो जाएगी, और पता है ना, जरा सा लेट हो गए तो सर सतीश कितना गुस्सा करेंगे। तनिषा ने गुमसुम बैठी ईशा को चौंकाया तो उसने पलटकर तनिषा की ओर देखा। ईशा तनिषा को बहुत ही गहरी और अजीब सी नज़रों से देख रही थी। ऐसे क्या देख रही हो? देख रही हूँ मेरी दोस्त ने कितने गहरे राज छिपा रखे हैं अपने अंदर। खुद को मेरा दोस्त भी कहती हो और कुछ बताती भी नहीं। कैसी बातें कर रही हो, ऐसी बहकी बहकी सी? मैंने आज तक तुमसे कुछ भी नहीं छुपाया। तनिषा को बहुत हैरानी हो रही थी। ईशा पहले तो कभी ऐसी बातें नहीं करती थी। जानती हो तनिषा, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ, अपनी जान भी दे सकती हूँ, फिर मेरी ज़िंदगी की ये छोटी छोटी खुशियाँ क्या अहमियत रखती हैं तुम्हारे लिए? वो आज बहुत ही बहकी बहकी सी बातें कर रही थी। उसके चेहरे पर गहरी चिंता थी। तनिषा आगे बढ़ने की बजाय वहीं ईशा के पास बैठ गई। क्या बात है ईशा, कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, तनिषा ने बहुत प्यार से पूछा। कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही दिल उदास हो रहा था। इस उदासी को गोली मारो और चलो मेरे साथ। तनिषा ने उसे जबरदस्ती उठाया। ओ हेलो, कहाँ जा रही हो? तानिया ने उन्हें जाते देखा तो रोक लिया। यार, क्लास में जा रहे हैं, और कहाँ जाना है? तनिषा ने माथे पर बल डालकर जवाब दिया। तुमने हर बात में बोलना अपना फर्ज समझ रखा है क्या? मैं तुमसे नहीं, ईशा से पूछ रही हूँ। तानिया ने मुंह बनाया। हाँ, समझ रखा है। तुम बताओ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें ईशा के साथ हर वक्त जोंक की तरह चिपके रहना जरूरी है? तनिषा ने भी मुंह बनाते हुए कहा। क्यों, बहन है मेरी और उससे भी बढ़कर मेरी दोस्त है। तुम्हें क्यों जलन हो रही है? हटो, तुम हर वक्त मुंह उठाकर बीच में आ जाती हो। तानिया ने तनिषा को एक तरफ करते हुए ईशा का हाथ थामा, जबकि तनिषा ने उसका हाथ झटके से छुड़ाया। कितनी बार कहा है ईशा से दूर रहा करो, तुम्हें एक बार की बात समझ नहीं आती? तनिषा गुस्से में बोलती हुई ईशा को अपने साथ ले गई। इस बीच ईशा ने एक बार भी उन दोनों के बीच नहीं बोला था। तो मैं तो नहीं छोड़ूंगी तनिषा, हर वक्त ईशा के सिर पर सवार रहती हो, लेकिन तुम जो मर्जी कर लो, तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी। तानिया ने गहरी सांस ली। ईशा अभी अभी अपनी मम्मी के पास से उठकर अंदर आई थी। उसके मोबाइल पर लगातार कॉल आ रही थी। नंबर देखा तो होंठ भींच लिए। दिल फिर से जोर से धड़का था। कॉल कट चुकी थी। गहरी सांस लेते हुए उसने मोबाइल की स्क्रीन पर देखा, जहां कम से कम 25 मिस्ड कॉल इसी नंबर से थी, और ईशा उसकी बात मानने से मजबूर थी, इसलिए जानबूझकर उसका फ़ोन पिक नहीं कर रही थी। ईशा, प्लीज़ मेरी बात सुन लो, सिर्फ एक बार मेरी बात समझने की कोशिश करो। मेरे लिए साहिल ही सब कुछ है। बहुत मोहब्बत करती हूँ मैं साहिल से। अगर तुम उससे शादी कर लोगी तो मेरा क्या होगा? ईशा, मैं मर जाऊंगी उसके बिना। कैसी दोस्त हो तुम? क्या इस रिश्ते से इनकार नहीं कर सकती अपनी दोस्त की खातिर? सभी मैसेज पढ़ते पढ़ते ईशा की आंखों से आंसू बहने लगे। क्या करूं मैं भगवान, मेरे बस में कुछ भी नहीं।
साहिल तो मुझसे मोहब्बत करता है ना, और मैं भी, फिर कैसे उसे किसी और को सौंप दूं। ईशा की आंखें आंसुओं से भर गईं। ईशा, अगर तुमने मेरे लिए ये सब ना किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी, और मेरी मौत की जिम्मेदार तुम होगी। मैं बहुत मजबूर हूँ, न तुम्हें मरते देख सकती हूँ और ना ही साहिल से दूर हो सकती हूँ। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। इन सब बातों को ईशा ने अपने दिमाग पर इतना सवार कर लिया कि उसने स्लीपिंग पिल्स खा ली। स्लीपिंग पिल्स से ज़रूरत से ज़्यादा खाने की वजह से उसके शरीर पर रिएक्शन हो गया और उसकी मौत हो गई। मानव ने बेड के सहारे टेक लगाई। आज 2 दिन हो गए थे ईशा की मौत को। वो रोजाना उसकी तस्वीर के सामने खड़े होकर उसकी आंखों में देखता, जहां जिंदगी से भरपूर चमक थी। फिर ऐसा क्या हो गया कि वो अपनी जिंदगी की बाजी हार गई थी। हर वक्त हंसने वाली ईशा अब नहीं रही थी। मिसेज आस्था जी की हालत अब बेहतर हो गई थी, वरना पहले तो वो हर 2 मिनट में ईशा को याद करते करते बेहोश हो जाती थी। विपुल जी की 2 ही औलादें थीं। बड़ा बेटा मानव आहूजा, जो कि एक बहुत बड़ा वकील था और अपने बिजनेस में वो अपने पापा का लीगल एडवाइजर भी था, जबकि ईशा आहूजा उससे 5 साल छोटी थी और उसने बीएससी के पेपर्स भी दे चुकी थी। रिजल्ट उसका शादी के बाद ही आना था, पर न शादी हुई और न रिजल्ट आया, और मौत का संदेश लेकर यमराज आ गया। मानव भैया, मानव भैया, रिया भागती हुई अंदर से आई थी। मानव चौंका और उसकी ओर देखा। वो चाची। मानव ने उसकी पूरी बात सुने बिना ही दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए और सीधा आस्था जी के कमरे की ओर भागा। वो ईशा को याद करते करते फिर से बेहोश हो गई थी। मानव उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचा। उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया। मानव दीवार के सहारे टिककर भगवान से प्रार्थना करने लगा। बहन तो चली गई, अब माँ को हे भगवान कुछ ना हो। क्या हुआ, कैसी हैं तुम्हारी मम्मी? विपुल जी ने मानव को देखते हुए पूछा। आईसीयू में है। डॉक्टर ने आस्था जी का ट्रीटमेंट किया और उन्हें स्ट्रेस लेने से मना कर दिया। उनका बीपी खतरनाक हद तक बढ़ गया था। शाम तक उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। मानव काफ़ी देर तक उनके पास बैठा रहा। वो फिर से रो रही थी। अब तो उनके आंसू भी सूख गए थे। मानव और विपुल जी ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वो किसी की भी सुनने को तैयार नहीं थी। उनका बस यही कहना था कि उनकी बेटी ये काम कर ही नहीं सकती, जरूर कोई और वजह है, और यही बात मानव को सोचने पर मजबूर कर रही थी। अपनी शादी से वो बहुत ज़्यादा खुश थी। उसे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। साहिल उसकी पसंद था और वो भी साहिल की पसंद थी। सब कुछ ठीक था। फिर गड़बड़ कहाँ हुई? मानव उन्हें दवा देता, रिया को उनके पास छोड़ता, खुद ईशा के कमरे की ओर बढ़ा। उसका कमरा खोला तो एक सन्नाटा उसका इंतजार कर रहा था। मानव का दिल जैसे चीर सा गया। उसके कदम आगे बढ़ने से इनकार कर रहे थे। एक बार फिर दिल में दर्द की एक टीस उठी थी। अपने अंदर के दर्द को दबाते हुए वो आगे की ओर बढ़ा। उसके बिस्तर को देखा, उसकी किताबों को, उसकी स्टडी टेबल को। उसके होंठ कसकर भींच गए। दराज खोला तो सामने ही ईशा का मोबाइल दिखाई दिया। उसे देखा तो उसकी बैटरी खत्म थी। ईशा का मोबाइल अपने कमरे में लाकर वो चार्जिंग पर लगाकर खुद नहाने चला गया। साहिल, जब मोहब्बत तुमसे की है तो शादी भी तुमसे ही करूंगी ना। ये तो नहीं कि मोहब्बत तुमसे करूं और शादी किसी राह चलते से कर लूं। अपनी जबान को लगाम दो। तुम दुनिया की आखिरी लड़की भी हुई तब भी तुमसे शादी नहीं करूंगा। साहिल के साफ जवाब पर वो लड़की एकदम पागल सी हो गई थी। अगर तुमने इनकार किया तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगी और खुद को भी। वो लड़की पागलों की तरह चिल्लाते हुए साहिल का कॉलर पकड़ गई। शट अप यू एंड गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। साहिल अपना कॉलर छुड़ाते हुए पीछे हटा। साहिल, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। साहिल को सीढ़ियां चढ़ते अपने कमरे की ओर जाते देखकर वो लड़की नीचे से ही चिल्लाई। साहिल ने अपने होंठ भींचे, पलटकर उसकी ओर देखा। अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे खिलाफ कोई सख्त एक्शन लूं तो फौरन यहाँ से चली जाओ, वरना तुम जानती नहीं हो, एक बार अगर साहिल कथूरिया का दिमाग घूम गया तो तुम नहीं बचोगी। साहिल की इस बात पर वो लड़की चुप तो हो गई, लेकिन दिल में पक्का इरादा कर लिया था कि वो हार नहीं मानेगी। तनिषा, अकेले बैठे क्या कर रही हो? चलो आओ, मैं तुम्हें बुला रही हूँ। सुन क्यों नहीं रही थी? तनिषा की भाभी ने उसे पुकारा तो वो एकदम चौंकी। जी भाभी, आपने बुलाया मुझे? तनिषा, जब से ईशा की मौत हुई है तब से तुम बहुत खोई खोई रहने लगी हो। क्या बात है, मुझे बताओ। उसकी भाभी शालू ने उसका हाथ थामते हुए पूछा। नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। आप तो जानती हैं ना ईशा से मेरी कितनी दोस्ती थी, और फिर अचानक से उसका यूं दुनिया से चले जाना। अभी तक ये दिल यकीन नहीं कर पा रहा कि वो इस दुनिया में नहीं है। तनिषा की आंखें भीग गईं। हाँ, ये तो है, छोटी सी लड़की अचानक इतना बड़ा कदम उठा ले, यकीन नहीं आता।
शालू की बात पर तनीषा की आंखों से आंसू बहने लगे। भाभी, वो मुझे बहुत याद आती है। उसकी छोटी छोटी बातें, उसके साथ बिताया गया समय, वो हंसी मजाक, सब कुछ खत्म हो गया उसके जाने के बाद। तनीषा रोते हुए शालू के गले लग गई। शालू से थपकी देने लगी। बस तनीषा, सब्र करो। भगवान की चीज थी, भगवान ने वापस ले ली। हम सबसे लड़ सकते हैं लेकिन भगवान से नहीं। जिसका जब समय तय होता है उसने उसी समय पर जाना होता है। शालू ने उसे बहुत प्यार से समझाया तो वो गहरी सांस लेते हुए सिर हिला गई। सब लोग समझा रहे थे, वो खुद भी जानती थी, लेकिन अपने दिल का क्या करती, जो आज भी इस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था कि ईशा अब इस दुनिया में नहीं रही। मानव आहूजा के हाथ में मोबाइल था। वो सारी बातचीत, सारे मैसेजेस सुन चुका था। उसने सामने वाले का नंबर भी देख लिया था कि किस नाम से सेव था। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ईशा के साथ इतनी बड़ी बात हो गई और वो अनजान था। आज साबित हो गया था कि उसकी बहन को मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया गया था ताकि वो ये गलत कदम उठा ले और उस लड़की को उसका मकसद हासिल हो जाए जो इसकी जिम्मेदार है। मानव आहूजा उसे बिल्कुल भी छोड़ने का इरादा नहीं रखता था। आज घर में ईशा की आत्मा की शांति के लिए पूजा थी। ईशा की मौत को 1 महीना हो गया था। आस्था जी ने ईशा की सभी दोस्तों को बुलाया था, जिनमें तनीषा भी शामिल थी। कौन है इनमें से तनीषा? मानव आहूजा ने रिया की तरफ देखते हुए ठंडे और सर्द अंदाज में पूछा था। उसका ये खतरनाक अंदाज देखकर रिया भी एक पल के लिए सहम गई थी। वो अंदर बैठी हुई है। सभी लड़कियों में से कुछ की तस्वीरें लेकर वो आई थी, जिसमें 3 लड़कियां बैठकर ईशा की आत्मा की शांति के लिए भगवान जी से प्रार्थना कर रही थीं। रिया ने एक लड़की के ऊपर उंगली रखी। ये सफ़ेद कुर्ते वाली, रिया ने डरते डरते मानव आहूजा को बताया। मानव आहूजा ने उसके हाथ से मोबाइल ले लिया। अब वो वक्त दूर नहीं कि ईशा को इंसाफ मिलेगा। मानव आहूजा दिल ही दिल में खुद से बोला, जिस तरह मेरी बहन तड़पती है ना, उससे कहीं ज़्यादा तुम तड़पोगी। तनीषा अग्रवाल। भाभी, आप क्या कह रही हैं? ऐसे अचानक कैसे वो रिश्ता लेकर आ सकते हैं? मैं तो ईशा के भाई को जानती भी नहीं और उन्होंने मेरे लिए रिश्ता भेज दिया। तनीषा अभी तक हैरान बैठी थी, जबकि ड्राइंग रूम में आज ईशा के घर वाले मानव आहूजा के लिए ईशा का रिश्ता मांगने आए थे। मेरा ख्याल है तुम ईशा के घर गई थी, वहाँ पर तुम उन्हें पसंद आ गई होगी, इसीलिए वो तुम्हारा रिश्ता लेकर आए हैं। शालू ने बहुत प्यार से कहा। चलो आओ, चाय तुमने ही सर्व करनी है। शालू की बात पर तनीषा उलझी। उन सबके सामने जाकर वो घबराई हुई सी थी। ईशा की माँ आस्था जी, उनकी बहन नंदिनी जी और मानव के पापा विपुल आहूजा आए थे। तनीषा को पसंद करते हुए उन्होंने तनीषा के परिवार की अनुमति से उसे अंगूठी भी पहना दी। उनके जाने के बाद ही तनीषा को पता चला कि ईशा की ये ख्वाहिश थी कि तनीषा उसकी भाभी बने, और यही वजह उन लोगों ने रखी थी कि वो सिर्फ और सिर्फ ईशा की ख्वाहिश का सम्मान करते हुए तनीषा को यहाँ से ब्याह कर ले जाएंगे। हाल ही में उनकी बेटी की मौत हुई थी, इसलिए उन्होंने बहुत ही सादगी से सब कुछ करने को कहा था। तनीषा के घर वालों को मानव आहूजा और उसकी फैमिली बहुत अच्छे लोग लगे थे, इसीलिए उन्होंने मानव आहूजा की तस्वीर देखकर ही उसके लिए हाँ कर दी। इतनी अच्छी फैमिली को वो लोग इनकार नहीं कर सके और उनके कहने के अनुसार कि ये ईशा की ख्वाहिश थी। तनीषा के घर वालों ने हामी भर ली। तनीषा के पापा करण अग्रवाल एक सरकारी स्कूल में नौकरी करते थे। उनकी 3 बेटियां थीं, जिनमें से तनीषा का नंबर दूसरा था। पहली बेटी की मंगनी हुई थी, जबकि तीसरी बेटी ने अभी कॉलेज में दाखिला लिया था। एक बेटा था नैतिक, जो देश से बाहर था। शालू उसकी ही पत्नी थी। अपने हाथ में पहनी अंगूठी को देखते हुए तनीषा बहुत हैरान थी। बेटा, ये ईशा की ख्वाहिश थी कि तुम उसकी भाभी बनो। आस्था जी के शब्द याद करती तनीषा ने बेइच्छा अपना सिर हथेलियों पर गिराया। ऐसा कैसे मुमकिन है? अगर ईशा का इरादा होता तो वो जरूर मुझसे इजहार करती। उसने कभी जिंदगी में मुझसे ऐसी बात नहीं की थी कि वो मुझे अपनी भाभी बनाना चाहती है। फिर क्यों? सोच सोच कर तनीषा का दिमाग सुन्न पड़ गया, लेकिन उसे फिर भी इस रिश्ते का कोई लॉजिक समझ नहीं आ रहा था। अभी ईशा को इस दुनिया से गए हुए मुश्किल से 1 ही तो महीना हो पाया था और वो अपने बेटे की शादी कर रहे थे। भले सादगी से कर रहे थे, लेकिन इरादा तो बांध लिया था ना। तनीषा अपने माता पिता की खुशी देखकर चुप हो गई थी। उन्होंने 3 बेटियां पाई थीं। बड़ी बेटी अनिका की शादी के अभी दूर दूर तक कोई आसार नहीं थे, क्योंकि उसके ससुराल वाले चाहते थे कि अनिका अच्छा खासा दहेज लेकर आए, और जब तक वो उनके दहेज की डिमांड पूरी नहीं कर पाती, अनिका को वो विदा करके नहीं ले जाना चाहती थी। अनिका से 3 साल छोटी तनीषा थी। अग्रवाल जी ने इस रिश्ते को दिल और जान से मंजूरी दी और शादी की तैयारियां भी शुरू हो गई थीं।
उस दिन मानव आहूजा अपने ऑफिस में बैठा एक फाइल चेक कर रहा था कि तभी प्यून ने उसे साहिल कथूरिया के आने की सूचना दी। साहिल के आने का सुनकर मानव आहूजा के माथे पर बल पड़ गए, लेकिन मानव आहूजा ने उसे अंदर आने की अनुमति दे दी। मानव आहूजा, बधाई हो, अभी बहन को इस दुनिया से गए 1 महीना नहीं हुआ और तुम शादी रचाने जा रहे हो। साहिल ने अंदर आते ही मानव से तंज किया। तुम कौन होते हो मेरी लाइफ के बारे में इतना डीपली सोचने वाले? मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा, तुम्हें से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मानव ने गुस्से से अपनी जगह से उठते हुए कहा। मुझे मतलब नहीं होना चाहिए? भूल गए अपनी बहन की चिता के पास खड़े होकर तुमने मुझसे क्या सवाल किया था? तुमने मेरा गिरेबान थामा था, मुझ पर इल्ज़ाम लगाया था। क्या आज मैं तुम पर इल्ज़ाम लगा दूं? बहन की शादी होने वाली थी और अब तुम अपनी शादी रचा रहे हो। साहिल कथूरिया, इससे पहले कि मेरा दिमाग घूमे यहाँ से चले जाओ। मानव आहूजा किसी को भी अपने किसी भी काम का जवाब देने का पाबंद नहीं है। मैं चला जाऊँगा, बल्कि मैं तो ये देश ही छोड़कर जा रहा हूँ। खुश रहो, एडवांस में शादी मुबारक। साहिल दुखी दिल से कहता हुआ उन्हीं कदमों से बाहर निकल गया, जबकि मानव आहूजा ने टेबल पर पड़ा पेपर वेट उठाकर जोर से दीवार पर दे मारा। इस वक्त अगर कोई और उसे गुस्से में देख लेता तो डर जाता। उसके अंदर एक ऐसा राज था जिसे वही जानता था। न मेहंदी हुई, न संगीत, न हल्दी, डायरेक्ट अग्नि के समक्ष 7 फेरे, मंगलसूत्र और सिंदूर की रस्म हुई थी। किसी भी तरह का कोई शोर शराबा नहीं हुआ था। उन्होंने बाकी बहुत सादगी से सब कुछ किया। आज महसूस हो रहा था दुनिया तो सिर्फ अमीरों की है, मिडिल क्लास लोग तो सिर्फ उनके इशारों पर नाचते हैं। उसके माँ बाप ने भी मानव आहूजा की दौलत देखी और उसे मानव के लिए राजी कर लिया। सभी लोगों ने तनिषा को गले से लगाकर उसे शादी की बधाई और उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया। अरे इतने अमीर लोग हैं और लड़की को सूट कौन सा पहनाया है? क्या कोई महंगा सूट नहीं ला सकते थे? अनिका की होने वाली सास ने तनिषा के कपड़ों को देखते हुए ताना मारा। कैसी बातें कर रही हैं, इनकी जवान बेटी की मौत हुई है, अब तो इतने धूमधाम से तो करने से रहे। तनिषा की माँ ने धीरे से जवाब दिया। अरे अगर इतना ही दुख था तो शादी की इतनी जल्दी क्यों मचाई? थोड़ा इंतजार कर लेते, कुछ अरमान भी होते हैं लड़की वालों के भी। हाय हाय, शादी रोज रोज थोड़ी नहीं होती। ऐसे रूखी फीकी सी भला कहीं से भी दुल्हन लगती है ये? न तन पर अच्छे कपड़े और ना ही कोई गहना। वो काफ़ी ऊंची आवाज़ में अपनी राय का इजहार कर रही थी, जबकि पास बैठी तनिषा के ससुराल वाले भी उनकी बातें सुन रहे थे, लेकिन बिल्कुल चुप थे। अच्छा आप प्लीज इन बातों को छोड़ें, खाना खाते हैं। तनिषा की माँ ने उन्हें वहाँ से हटाते हुए बाहर ले गई, जबकि उनकी बातों ने तनिषा के दिल में गांठ सी डाल दी थी। जो भी था वो सही कह रही थी। बहुत आम और सादा सा सूट था जो उसने अपनी शादी पर पहना था और अब उसी में उसकी विदाई भी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे शादी नहीं उसकी अर्थी लेकर जा रहे हों। जितनी खामोशी और सादगी से विवाह हुआ, उतनी ही खामोशी और सादगी से विदाई भी हो रही थी। तनिषा अपने माँ बाप के गले लगी तो उनसे मिलते ही खुद ब खुद आंसू बहने लगे। तनिषा की माँ की आंखें भी आंसुओं से भर गईं। वो दहेज में बेटी को सिर्फ नकद रकम ही दे सकी थीं। दहेज लेने से उन लोगों ने बिल्कुल इनकार कर दिया था, क्योंकि उनके घर में हर चीज़ मौजूद थी। वो सिर्फ और सिर्फ तनिषा को लेकर जा रहे थे, और क्यों लेकर जा रहे थे ये राज तो अभी खुलना बाकी था। तनिषा को आहूजा मेंशन विदा कराकर लाया गया तो किसी भी तरह की कोई रस्म नहीं हुई थी। बहुत ही खामोशी के साथ रिया के साथ तनिषा को मानव के कमरे में भिजवा दिया गया। तनिषा को सब कुछ बहुत अजीब सा लग रहा था। एक धड़का सा लगा हुआ था, जैसे ये खामोशी तूफान से पहले की थी। इस बड़े से स्टाइलिश कमरे में उस राउंड बेड पर वो दुल्हन बनी बैठी थी, जबकि दिल की धड़कनों का शोर कानों में बजता हुआ सुनाई दे रहा था। काफ़ी रात हो गई थी, लेकिन मानव के आने के कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे थे। रात का 1 बज रहा था। तनिषा आखिरकार थककर खुद ही उठ बैठी और ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर खड़ी हो गई। ड्रेसिंग पर हर चीज़ इम्पोर्टेंट थी। तनिषा ने किसी भी चीज़ को हाथ न लगाया, बल्कि अपना सिर्फ नाम के लिए पहना हुआ जेवर उतारकर एक तरफ रख दिया। अभी वो दुपट्टा उतारकर हाथों में थामे अपने सरापे को आईने में देख रही थी। इस सादे से दुल्हन के सूट में भी उस पर बेइंतहा रूप आया था। वो थी भी तो बहुत खूबसूरत। तनिषा, भगवान ने तो तुम्हें बहुत फुर्सत से बनाया है। मैं तो तुम्हें जी भरकर देखती भी नहीं कि कहीं मेरी दोस्त को मेरी ही नज़र न लग जाए। ईशा की बातें याद करते हुए सिर झुकाए जख्मी सी हंसी हंस दी। तनिषा, जिस दिन तुम दुल्हन बनोगी ना, तुम्हारा दूल्हा तो तुम पर फ्लैट हो जाएगा। तुम सादगी में भी इतना गजब ढाती हो, दुल्हन बनकर क्या ही लगोगी। तनिषा ने गहरा सांस भरा।
आंखों से अब तेजी के साथ आंसू बहने लगे। सफेद नाजुक से हाथ जिन पर मेहंदी लगनी थी बिल्कुल खाली थे। कलाइयां भी सूनी थीं। कुछ भी तो ऐसा न था जो दुल्हन जैसा हो। अभी वो इन्हीं सोचों में खोई हुई थी कि दरवाजा खोलते हुए मानव अंदर दाखिल हुआ। एक बार के लिए तनिषा ने पलटकर उसकी ओर देखा, जबकि हाथ में थामा दुपट्टा अब उसके हाथ में ही रह गया। उसका दिलकश सरापा फिटिंग वाले ड्रेस में कयामत ढा रहा था, लेकिन सामने मानव आहूजा था जिसके खुद के अंदर एक कयामत मची हुई थी। इस कयामत से लड़ते लड़ते वो ज्वालामुखी बना इस समय कमरे में दाखिल हुआ था। बहुत अफसोस हो रहा है ना खुद पर कि वो मुल्क छोड़कर चला गया जिसकी दुल्हन बनने के ख्वाब तुमने देखे। मानव की बात पर तनिषा के माथे पर बल पड़े। वो क्या कह रहा था उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ना समझी से अपनी आंखें मानव पर जमाए खड़ी थी। ऐसे इतना हैरान होकर मत देखो। इतनी मक्कार होने के बाद भी भोली बनने का नाटक मत करो, वरना जो सजा देने वाला हूँ उसमें और भी सख्ती आ जाएगी। मानव के नफरत और तिरस्कार भरे लहजे पर न चाहते हुए भी तनिषा की आंखें आंसुओं से भरने लगी। न अपनी इन खूबसूरत आंखों को आंसुओं में मत भिगोना। कोई फायदा नहीं मेरे सामने ये मगरमच्छ के आंसू बहाने का, क्योंकि मानव आहूजा किसी भी तनिषा नाम की लड़की पर आज रहम नहीं कर सकता, और तुम पर तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। सख्ती से उसका जबड़ा दबोचे उसके आंसू पोंछने लगा। क्या करे हो, छोड़ो मुझे। वो मुश्किल से अपना जबड़ा छुड़ाती पीछे हटी थी। तुम्हें क्या लगा ईशा रास्ते से हट गई तो अब तुम साहिल को पालोगी? और साहिल के नाम पर तनिषा को एक झटका लगा था। भला यहाँ साहिल का क्या जिक्र? उसके होंठ धीरे से खुले थे। 1 मिनट, साहिल कहाँ से आ गया बीच में? तनिषा ने हैरानी से पूछा। वो नहीं तो माई। मानव दहाड़ा था। तो माई हो बीच में, साहिल और ईशा के बीच में। मानव की बात पर तनिषा तो अपनी जगह पर बिल्कुल जमकर खड़ी की खड़ी रह गई थी। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या बकवास कर रहे हैं आप? होश में तो हैं आप या नहीं? इस बार तनिषा को भी गुस्सा आया था, लेकिन मानव उसका गुस्सा देखने नहीं बल्कि अपना गुस्सा उस पर उंडेलने आया था। मेरे साथ बात करते हुए अपनी जबान को लगाम देना, वरना तुम्हारी ये जबान नहीं रहने वाली। आक्रामक अंदाज में उसकी ओर बढ़ा कि वो दीवार से जा लगी। आप क्यों मुझे डरा रहे हो? ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मैंने क्या किया है? आपकी बात लहजे में बेबसी थी। क्या किया है? इतनी तुम अनजान नहीं हो जितना बनने की कोशिश कर रही हो। मेरी बहन को रास्ते से हटाकर उसकी जगह लेनी चाहिए तुमने। इतनी तुम्हें साहिल से जुनूनी मोहब्बत थी कि ये भी सोच समझ न पाई कि ईशा को ब्लैकमेल करके तुमने उसकी ज़िंदगी ही ले ली। मार डाला मेरी बहन को। अब तुम तड़पोगी और तुम्हें मैं तिल तिल तड़पाकर मारूंगा। उसका दुपट्टा उसके हाथ से खींचा तो तनिषा की चीख निकल गई। तनिषा ने बेबसी और करुणा से उसे देखा। छोड़ो मुझे, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मुझ पर इल्ज़ाम है ये। तनिषा ने अपना दुपट्टा मानव के हाथों से खींचना चाहा, जिसे मानव ने अपनी ओर से जोर से खींचा और वो सीधा उसके मजबूत फौलादी सीने से जा लगी। मेरी बहन की मौत हुई है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमने मजबूर किया है उसे ये गलत कदम उठाने पर। बहुत शौक है ना तुम्हें दूसरों के मंगेतर से इश्क लड़ाने का? बहुत आग भरी है ना तुम्हारे अंदर जवानी की? अब अपनी ज़बरदस्ती के पति के साथ अपने अंदर की आग को ठंडा करो। बताओ कहाँ से शुरू करूँ? यहाँ से? मानव ने उसके होंठों को छुआ। या फिर यहाँ से? अब उसकी उंगलियां गर्दन पर थीं। या फिर यहाँ से? सरकते हुए मानव के हाथ तनिषा की नरम धड़कनों की ओर बढ़े थे और वो बिदक कर पीछे हटी थी। मानव की बात पर तनिषा का रोम रोम कांप उठा था। प्लीज मानव, भगवान के लिए दया करे मेरे ऊपर। ऐसा कुछ भी मत कहो कि मैं खुद से भी नजरें न मिला पाऊं। वो रोते बिलखते सामने खड़े उस पत्थर दिल इंसान से विनती कर रही थी। तुम अभी मानव आहूजा को नहीं जानती, इसीलिए अपना अपराध स्वीकार नहीं कर रही हो। जब तुम्हें जिंदा रहते मौत के हवाले करूंगा तब तुम खुद बताओगी कि क्यों किया तुमने ऐसा। वो उसे बिस्तर पर जोर से पटकते हुए बोला। आप चाहे मुझे जान से मार दें, लेकिन मैं यही कहूंगी ये सब झूठ है, इल्जाम है। वो पागलपन के अंदाज में चिल्लाई थी। 1 मिनट, तुम ऐसे तो नहीं मानोगी। मानव ने आगे बढ़कर दराज से ईशा का मोबाइल निकाला, उसमें सारी चैट खोलकर तनिषा के आगे फेंकी। अब बोलो, ये नंबर तुम्हारा नहीं है, ये सब तुमने नहीं लिखा। उसकी बात सुनते ही तनिषा ने मोबाइल उठाकर देखा। जैसे जैसे वो मैसेज पढ़ती जा रही थी उसके रोंगटे खड़े हो गए। अगर तुम हमारे बीच से ना हटी तो मैं मर जाऊंगी। तनिषा के नाम से थे सारे मैसेज। तनिषा ने हैरानी और अविश्वास से मानव को देखा। अब भी नहीं मानोगी कि तुम गुनहगार हो, पापी हो। मेरी बहन को तुम्हारी इन्हीं बातों ने मार डाला। तनिषा अग्रवाल,
उसकी दहाड़ पर तनिषा सहमकर पीछे हटी थी। ये मेरा नंबर नहीं है, वो डरते डरते बोली। अच्छा, मैसेज के एंड पर जो नाम लिखा है तो वो भी खुद लिख गया क्या? मानव ने उसका दुपट्टा हाथों में लपेटते हुए दांत पीसते हुए पूछा। नहीं, मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे। प्लीज़ मानव, मुझे मत डराओ, मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता कुछ भी। वो दीवार में समाती हुई बुरी तरह फूट फूट कर रो दी। वो उसके दोनों हाथों के आसपास हाथ रखे हुए घेर कर खड़ा हो गया। तनिषा ने डर के मारे सांस रोक लिया। क्यों किया तुमने ऐसा? दोस्त थी ना वो तुम्हारी, फिर क्यों क्यों तकलीफ पहुंचाई उसे? बोलो, जवाब दो। वो गुस्से के मारे फुनकारा था। अगर ऐसा होता तो आपसे शादी क्यों करती मैं? तनिषा हिचकियों से रो रही थी। अगर ऐसा होता तो मेरे लिए तो सब रास्ते साफ थे ना। मैं फिर उसी आदमी से शादी करती। आपसे शादी क्यों की मैंने? आपको क्यों मेरे माता पिता ने मेरे लिए चुना और मैंने चुपचाप उनके फैसले पर अपना सर क्यों झुका दिया? तनिषा की बात सुनते हुए एक पल को मानव चुप सा हो गया। वो ठीक ही तो कह रही थी। अगर उसे साहिल से मोहब्बत होती तो वो फिर इतने शॉर्ट नोटिस पे उससे शादी क्यों करती, इनकार कर देती? मुझे गुमराह मत करो। तुम्हारा बस चलता तो तुम साहिल से ही शादी करती, लेकिन ईशा के जाने के बाद साहिल ने तुम्हें और तुम्हारी मोहब्बत को धुतकार दिया। एंड यू हैव नो ऑप्शन, सो यू डिसाइडेड कि चलो यार बोना सही, यही सही। तुम जैसे मिडिल क्लास लोगों को मोहब्बत से क्या लेना देना? तुम्हें तो बस पैसा चाहिए। जिसने भी पैसा फेंका उसी के सामने खुद को थाली में सजाकर पेश कर देती हो। तो ठीक है, अब तुमने जब खुद को मेरे सामने पेश कर ही दिया है तो मैं भी अपने अंदर की भड़ास जरूर निकालूंगा। ये कहते हुए वो थोड़ा सा आगे हुआ था। दूर हटे मुझसे। अचानक से तनिषा ने उसे पीछे की ओर धक्का दिया। वो जरा सा लड़खड़ाया। यू आर सिक, आप होश में तो हैं? या आप क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं? ईशा की मौत ने आपको पागल कर दिया है, दिमागी मरीज बन चुके हैं आप। तनिषा को उसकी बातों से कठोर तकलीफ पहुंची थी। आई एम सिक, यू आर। अगले ही पल अपनी शर्ट के बटन खोलकर वो काले बादलों की तरह उस पर छा चुका था। उस पल मानव का दिमाग बुरी तरह घूम रहा था। मैंने कुछ नहीं किया। उसने बोलने के लिए अपने होंठ खोले थे, लेकिन मानव ने उसकी आवाज़ को अपने होंठों से खामोश कर दिया था, उसके नाजुक से होंठों पर जुल्म करते हुए कि तनिषा सिसकते हुए रह गई थी। कमरे में सिसकियों की गूंज पर तनिषा का रोना भी शामिल था, लेकिन मानव की क्रिया में सिर्फ नफरत और गुस्सा था। इतने दिनों से अपने अंदर पल रहे गुबार को उसने उस मासूम लड़की पर अपनी बर्बरता की शक्ल में उतार दिया और वो हिचकियां भरती रही। साहिल एयरपोर्ट पर मौजूद था। अभी अनाउंसमेंट नहीं हुई थी। वो एक चेयर पर बैठा गहरी सोच में डूबा हुआ था। वो जानता था कि वो यहाँ से हमेशा के लिए जा रहा है, ये देश छोड़कर। यहाँ रहता तो ईशा की यादों से छुटकारा नहीं पा सकता था। गहरा सांस भरता वो चेयर के साथ टेक लगाकर बैठा कि उसी पर उसे अपना नाम सुनाई दिया। पलट कर देखा तो वो लड़की आंखों में आंसू लिए उसके पास खड़ी थी। साहिल को हैरानी हुई। इतनी रात गए वो यहाँ अकेली एयरपोर्ट पर क्या कर रही थी? उसके घर वालों ने उसे इस वक्त निकलने कैसे दिया? साहिल की आंखों में लिखे सवाल को पढ़ती वो उसके पास ही एक चेयर पर टिक गई। ऐसे मत देखो साहिल, मोहब्बत पर किसी का जोर नहीं। मुझे आपसे मिलना था तो मैं आ गई। यकीनन छुप के आई होगी, घर वालों को धोखा देकर। साहिल के लहजे का तंज वो लड़की अच्छे से समझ गई थी। प्लीज़ मत जाइए, मैं नहीं रह सकती आपके बिना। वो रो रही थी। वो अहंकारी लड़की रो रही थी, अपनी मोहब्बत की भीख मांग रही थी। साहिल ने तंजिया हंसी हंसी। तुम चाहे मरकर भी जिंदा हो जाओ तब भी साहिल की मोहब्बत नहीं पा सकोगी, इसलिए बेहतर होगा यहाँ से चली जाओ। साहिल के पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं। साहिल ने लब भींचते हुए कहा। जिस लड़की के लिए आप जीते थे अब वो इस दुनिया में नहीं रही साहिल, फिर क्यों मुझे ठुकरा रहे हो? मान जाओ, अपना लो मेरी मोहब्बत को। मैं आपको हमेशा खुश रखूंगी। एक बार मुझ पर भरोसा तो कर कर देखो। मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज़ ईशा को भुला। यही तो मैं नहीं चाहता। उसने सख्ती से बात काटी। ईशा मेरे दिल से मेरी रूह तक में समा चुकी है। भले उसका अस्तित्व इस दुनिया से ख़त्म हो गया है और मेरा भगवान के ऊपर ये विश्वास है कि जो इस दुनिया में आया वो चला भी जाएगा। जाने वाले चले जाते हैं, लेकिन मोहब्बत हमेशा रहती है। मैं बेवफा तो नहीं कि ईशा के जाने के बाद किसी को भी अपना लूँ। इस बात पर वो लड़की तड़प उठी थी। उसने बेवफाई नहीं की। तुम्हें छोड़कर उसने मौत को गले लगा लिया है साहिल। अपने आप को मार डाला। एक बार भी आपकी तकलीफ के बारे में नहीं सोचा कि आप उसके बिना कैसे रहोगे। उसकी बात पर साहिल ने उसे देखा। तुम्हें कैसे पता चला कि उसने खुद को ख़त्म किया है?
साहिल की बात पर वो लड़की पथराई आंखों से उसे देखने लगी। सब यही कहते हैं कि उसने स्लीपिंग पिल्स ली थी। वो लड़की सिर झुकाए बोली, और वो ऐसा क्यों करेगी? फिर तो तुम वो वजह भी जानती होगी, आखिर दोस्त थी ना तुम्हारी। साहिल ने सपाट अंदाज में पूछा तो उस लड़की का दिल जोरों से धड़क उठा। मैं क्या जानूं, मुझसे ज्यादा गहरी दोस्ती तो उसकी तनीषा के साथ थी, जिसे ईशा का भाई बेहाकर अपने घर ले आया है। उसके नाम की अनाउंसमेंट हो रही थी। वो लड़की तड़प कर उसे देखने लगी। प्लीज साहिल, मत जाओ, मेरी मोहब्बत को ठुकराकर मत जाओ। वो उसके आगे हाथ जोड़ गई, लेकिन साहिल लब नीचे उठा और वहां से अपनी मंजिल की ओर बढ़ गया। आप गलत कर रहे हैं साहिल, आप बहुत पछताएंगे, वो लड़की चिल्लाई थी। साहिल के कदम रुक गए थे। उसे कुछ याद आया। साहिल, एक बात कहूँ आपसे, मानेंगे? तुम 1000 बातें भी कहो, तुम्हारी हर बात मानूंगा। मेरी जान हो तुम, और जान को भला कोई तकलीफ दे सकता है? साहिल, कल को अगर मुझे कुछ हुआ तो आप मेरी दोस्त से शादी कर लेना। अच्छा, कौन सी वाली दोस्त से? मानव ने उसकी बात को मजाक में लिया था। जो आपसे इजहार मोहब्बत करेगी उसे अपना लेना। आवाज एकदम भराने लगी थी। गले में आंसुओं का एक गोला सा अटक गया था। वो साहिल से बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन वो अपनी मोहब्बत की बुनियाद किसी के आंसू और आहों पर नहीं रखना चाहती थी। इसीलिए बड़े दर्द और हिम्मत करके साहिल से ये बात मनवा रही थी कि उसके जाने के बाद वो उससे शादी कर ले। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? क्या बोलती जा रही हो? मोहब्बत कोई खेल तमाशा है क्या? कभी एक से कर ली तो कभी दूसरे से। ये सब बेकार की सोचें तुम्हारे दिमाग में आती कहाँ से हैं? साहिल ने उसे फोन पर ही डांटा था। इसमें बेकार क्या है साहिल? मौत तो आनी ही है ना। क्या पता कितनी जिंदगी है हमारी। क्या मेरे जाने के बाद सारी जिंदगी अकेले जियोगे? हाँ, जी लूंगा, तुम्हारे बिना जी लूंगा, तुम्हारी यादों के सहारे, लेकिन तुम्हारे अलावा किसी और को अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करूंगा। और अब खबरदार कि कोई भी गलत बात की तो। बहुत दिल दुखा चुकी हो ईशा, अब कोई गलत बात मत निकालना मुंह से। कुछ भूली भटकी सी यादें थीं जो साहिल के दिमाग में आकर उसे कुछ देर के लिए झकझोर कर रख गई। ईशा का इरादा पहले से था उसे छोड़कर जाने का। वो क्यों उसके इरादों को समझ न सका। अब उसने सामने खड़ी उस लड़की को देखा था, यानी ईशा इसी लड़की की बात कर रही थी, अपनी इसी दोस्त की। प्लीज साहिल, ना जाओ, मेरी मोहब्बत की खातिर मुझे अपना लो। ईशा की खातिर मुझे अपना लो। प्लीज साहिल, बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, नहीं जी सकती तुम्हारे बिना। वो रो रही थी। एयरपोर्ट पर उस वक्त बहुत कम लोग मौजूद थे, ऐसे में उनका ध्यान भी किसी खास का नहीं गया था। साहिल कथूरिया ने हाथों की मुट्ठियां भींचते हुए उस जिद्दी लड़की को देखा था, और फिर गुस्से से उसे वहां से थामे वो एयरपोर्ट से बाहर निकला और फिर उसे लेकर सीधा अपनी कार की ओर बढ़ा। वो लड़की पल भर में घबराई थी। साहिल, कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? उसकी घुटी घुटी आवाज़ सुनाई दी, जबकि साहिल ने कार का रुख आहूजा मेंशन की ओर मोड़ दिया। सुबह के 4 बज रहे थे जब वो आहूजा मेंशन के अंदर प्रवेश किए थे। उस पल मेंशन में पूरी शांति थी और उस लड़की के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। अपने अंदर की भड़कती आग को ठंडा करते मानव आहूजा गहरी नींद में था, जैसे बहन की मौत का बदला ले लिया हो। पहलू में लेटी लड़की सिसक रही थी। कितनी बेरहमी से उस शख्स ने उसे झकझोरा था कि उसकी रूह तक जख्मी हो गई थी। तकलीफ से आंखें मींच कर खोली तो साथ सोए मानव पर उसकी नजर पड़ी थी, जो उसकी तरफ औंधे मुंह करवट लिए गहरी नींद में था। तनीषा उसे देखती नफरत से रुख फेर गई। उसकी शर्ट को अपने जिस्म पर देखकर उसके अंदर चिंगारियां सी भर गई थीं। धीरे से बिस्तर से उठते हुए उसने पलटकर एक नज़र उस इंसान के रूप में छिपे शैतान को देखा। मानव आहूजा, मोहब्बत का तो पता नहीं, लेकिन तनीषा अग्रवाल को आपसे बेहद नफरत हो गई है। आपने जो कुछ मेरे साथ किया उसके बाद मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। वो सिसकते हुए एक एक कदम बहुत आराम से उठाते बाथरूम की तरफ गई। उसी पल मानव आहूजा की भी आंख खुल गई। उसने करवट बदली। उसका दिल एकदम से बेचैन हुआ। उसने रात अपनी बहशत उस नाजुक लड़की के वजूद पर उतारी थी। गुस्सा इतना ज्यादा था कि वो सब कुछ भूल गया था। याद थी तो बस एक बात, उस लड़की की वजह से ईशा ने एक गलत कदम उठा लिया था। उसे साहिल आहूजा चाहिए था, उसकी बहन का मंगेतर। अपनी ही दोस्त के मंगेतर को पाने के लिए उसने अपने दोस्त को रास्ते से हटा दिया। इस बात ने मानव के अंदर शोले भड़का दिए थे और उन शोलों में उसने उस मासूम की मासूमियत को रौंद दिया था। मानव ने अपने घने बालों में हाथ फेरा और अपनी जगह से उठकर ड्रेसिंग रूम में बंद हो गया। जब बाहर वापस आया तब भी तनीषा बाथरूम से बाहर नहीं आई थी। तनीषा, तनीषा कम आउट, वो उसे पुकार रहा था, लेकिन आवाज़ फिर भी नहीं आई।
दरवाजे पर जरा सा पुश किया तो वो खुलता चला गया। मानव तुरंत अंदर दाखिल हुआ। शावर ऑन था जबकि वो नीचे गिरी हुई थी। मानव ने आगे बढ़कर तुरंत उसे उठाया। तनिषा, तनिषा ओपन योर आइज। वो खुद भी पूरी तरह भीग गया था। तनिषा बेहोश थी। उसके जिस्म पर मानव आहूजा की सफ़ेद टी शर्ट थी। वो कांप रही थी। मानव ने ठंडे पानी का शावर बंद करके गर्म पानी का शावर ऑन किया। पागल लड़की, ठंड के मौसम में ठंडे पानी से नहाने की क्या जरूरत थी। उसे अपने सीने से लगाए वो खड़ा रहा। अब वो दोनों ही गर्म पानी में भीगते जा रहे थे। गर्म पानी पड़ने से तनिषा के वजूद को थोड़ी सी राहत मिली थी और वो उसकी बाहों में सिमटने लगी थी। पूरी तरह वो होश में नहीं थी। होश में होती तो कभी भी उसकी बाहों में पनाह न लेती। और मानव ने रात जिस कदर उस पर जुल्म किया था, अब उतने ही प्यार से उसे समेट रहा था। उसे अपने साथ पूरी तरह लगाए वो आंखें मीचे खड़ा उसके खूबसूरत वजूद की नाजुकता को महसूस कर रहा था। अगर ऐसा होता तो आपसे शादी क्यों करती मैं। तनिषा ने हिचकियों से रोते हुए ये बात कही थी और तनिषा की ये कही बात याद आते ही मानव के दिल को जैसे किसी ने हंटर से मारा था। अगर ऐसा होता तो मेरे लिए सब रास्ते साफ थे ना। मैं फिर उसी आदमी से शादी करती। आपसे शादी क्यों की मैंने। आपको क्यों मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए चुना। उसकी बातों को याद करता मानव गहरी गहरी सांसें भरने लगा। अगर ये लड़की सच्ची हुई तो इस बात ने मानव को बुरी तरह बेचैन किया था। नहीं, ये झूठी है। इसके मैसेजेस पढ़े हैं मैंने ईशा के मोबाइल में। इसने ही इजहार मोहब्बत किया है और उसी दोस्त की लाज रखते हुए ईशा ने खुद को ख़त्म कर लिया। मैं इस लड़की को माफ़ नहीं कर सकता। जी तो चाहता है इसे जान से मार दूं, लेकिन नहीं तो मैं हर रात सिसक सिसक के मारूंगा। बहुत तड़पती थी ना तुम साहिल की संगत के लिए। अब तुम्हें अपनी संगत में इतना तड़पाऊंगा, इतना रुलाऊंगा कि पनाह मांगोगी तुम। शावर का टैप बंद करता हुआ वो उसे बाहों में भरकर अंदर रूम में लाया। ठंड की वजह से वो फिर से हल्का हल्का कांपने लगी थी और वो जो उसे तकलीफ देना चाहता था, उसका यूँ ठंड से कांपना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। अगले ही पल वो उसकी गीली शर्ट उसके वजूद से अलग कर गया और उसके ऊपर मोटा गर्म कंबल डाल दिया। अपने गीले कपड़े चेंज करने के बाद वो वापस तनिषा के पास आया तो वो अब भी ठंड से कांप रही थी। उसके पहलू में लेटते हुए वो उसे अपनी बाहों में समेटकर गर्मी देने लगा। जितना गुस्सा मानव को उस पर था, उसकी संगत में आते ही सारा गुस्सा धीरे धीरे झाग की तरह बैठने लगा। उसके लबों पर शिद्दत से झुकता हुआ वो उसकी सांसों को चुरा गया। बेहोशी में जब सांसों पर दबाव महसूस हुआ तो वो तड़प कर रह गई। होश में आते ही तनिषा ने मानव को खुद से परे झटकना चाहा, लेकिन मानव ने उसके दोनों हाथ दीवार पर टिकाए और उसकी सांसों पर पूरी तरह काबिज हो गया। कुछ ही देर में बेबस होकर उसने अपने आप को उसकी बाहों में ढीला छोड़ दिया था और जैसे जैसे उसकी आंखों के सामने ईशा का चेहरा लहराने लगा, उसके जुनून में तेजी आने लगी और वो ना चाहते हुए भी तनिषा को तकलीफ देने लगा, उसे हर्ट करने लगा और तनिषा सह सकते हुए उसकी दी हुई तकलीफ को सह रही थी। क्या तमाशा है ये सुबह सुबह। साहिल की आवाज़ सुनते ही मिस्टर विपुल आहूजा बाहर निकले थे। साहिल ने उस लड़की को जोर से उनकी ओर धक्का दिया कि वो लड़खड़ाते हुए विपुल आहूजा के कदमों में जाकर गिरी। अगर अपने खानदान की लड़की को काबू में नहीं रख सकते तो राह चलते किसी के भी आगे डाल दो या फिर पट्टा डालकर घर में बिठाओ। साहिल कथूरिया, विपुल आहूजा गुस्से से ललकारे। नहीं विपुल आहूजा, आज नहीं, आज बस हद हो गई है। ईशा ने खुद को ख़त्म कर लिया है सिर्फ और सिर्फ इस लड़की की वजह से। साहिल ने तड़पते हुए उस लड़की की ओर इशारा किया जो बेयकीन नज़रों से साहिल को ही देख रही थी। और आपने इसे पनाह दी हुई है। आपने अपनी आस्तीन में नागिन पाल रखी है। अभी भी वक्त है, संभल जाएं और संभाल लें अपने घर को, वरना ये नागिन कहाँ कहाँ से डसेगी आपको भी नहीं पता लगेगा। साहिल की आंखों में नमी उतरने लगी थी। उसकी ईशा उसे छोड़कर चली गई थी सिर्फ इस लड़की की वजह से। उसे सामने खड़ी लड़की से सख्त नफरत और घिन महसूस हो रही थी। क्या बकवास कर रहे हो। बकवास मैं नहीं कर रहा, पूछिए इससे। आधी रात को मेरे पीछे एयरपोर्ट पर क्या करने आई थी ये। मानव की शिद्दतों से निढाल होती तनिषा ने अपना सर मानव के सीने पर टिका दिया। गहरी गहरी रुकती उभरती सांसें भरती मानव को होश की दुनिया में वापस ले आई। मैं बेकसूर हूँ मानव, मुझ पर इतना जुर्म मत करें। वो बिलख बिलख कर रो पड़ी। होश की दुनिया में वापस आते ही उसे फिर से अपनी बहन का चेहरा याद आया था और उसने अपने सीने पर सर रखकर लेटी लड़की से फिर से नफरत महसूस हुई थी। एक झटके से उसने उसे बालों से पकड़कर पीछे की ओर झटका दिया। मुझे तुम पर यकीन नहीं।
आपको जब हकीकत का पता चलेगा तो आप मुझसे माफ़ी मांगेंगे मानव, लेकिन मैं आपको कभी भी माफ़ नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। तुम बहुत पत्थर दिल और जालिम इंसान हो, कभी माफ़ नहीं करूँगी तुम्हें, वो सिसकते हुए मानव को यकीन दिला रही थी। विपुल आहूजा ने पलटकर उस जमीन पर गिरी हुई लड़की को देखा जो अपना आप संभालती हुई उठकर खड़ी हुई थी। साहिल जो कह रहा है क्या वो सच है? विपुल आहूजा की गुस्से से भरी आवाज पर उस लड़की के रोंगटे खड़े हो गए। आस्था जी भी बाहर आई थी। शोर की आवाज सुनकर रिया भी अपने कमरे से भागती हुई आई थी। दीदी आप? पुकार पर वो पलटी। सामने गिरी लड़की कोई और नहीं बल्कि रिया की सगी बहन तानिया थी। दोनों बहनें विपुल आहूजा के घर में ही रहती थीं। उनके सगे भाई की बेटियां थीं। माँ बाप एक कार हादसे में चल बसे तो विपुल जी अपनी भतीजियों को अपने घर ले आए थे। ईशा के कॉलेज में ही उनका एडमिशन भी दिला दिया था और ईशा तो तानिया और रिया को अपनी सगी बहन से भी ज़्यादा मानती थी। तानिया लब भींचरे उसे देखने लगी। अंकल अंकल ये झूठ बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता ये क्या बात कर रहे हैं। तानिया सिरे से ही मुकर गई। साहिल ने जख्मी मुस्कान से विपुल आहूजा को देखा। देख लिया, सुना आपने? जो लड़की एयरपोर्ट पर सब लोगों के सामने आकर मेरे सामने अपनी मोहब्बत का इजहार करे और फिर घर वालों के सामने आते ही मुकर जाए, उसे आप क्या कहेंगे? साहिल की बात पर विपुल आहूजा के अंदर जैसे शरारे से भड़क उठे। वो पलटे और उनका हाथ उठा था तानिया पर। तानिया ने गाल पर हाथ रखे उन्हें हैरानी से देखा। सुबह की रोशनी धीरे धीरे आहूजा मेंशन में फैलती जा रही थी। तारीख रात का साया हट रहा था। हाँ मैं साहिल से प्यार करती हूँ, बेइंतहा प्यार करती हूँ कि उसकी खातिर जान दे भी सकती हूँ और जान ले भी सकती हूँ। वो गुस्से से सबके सामने अपनी मोहब्बत का इजहार कर गई। सीढ़ियों के पास खड़े मानव पर तो जैसे पूरे मेंशन की छत आकर गिरी थी। वो अभी अभी बाहर आता तानिया के आखिरी शब्दों को पूरी तरह से सुन चुका था और वहीं सीढ़ियों पर ही जम गया। आपको जब हकीकत का पता चलेगा ना, आप मुझसे माफ़ी मांगेंगे मानव, लेकिन मैं आपको माफ़ नहीं करूँगी। तनिषा के सिसकते हुए शब्द याद आते ही मानव की आंखों में मिर्ची सी भर गई थी। मेरी मोहब्बत किसी को दिखाई नहीं दी, सबको ईशा और साहिल का रिश्ता जोड़ना था। मुझे साहिल चाहिए था। मैंने ईशा को समझाया, उसे साहिल के खिलाफ किया, पर वो नहीं मानी। हाँ वो मान जाती, आ जाती मेरी बातों में, छोड़ देती साहिल को मेरे लिए, लेकिन उस तनिषा ने उसे मुझसे दूर रखा। वो बीच में आकर सारा सब कुछ खराब कर देती थी। तब मैंने प्लान बी का सोचा। एक ही तीर से दो शिकार खेले। एक अनजान नंबर से ईशा को तनिषा बनकर मैसेज किए। ईशा तनिषा से बेहद मोहब्बत करती थी और मुझे पक्का यकीन था तनिषा की खातिर ही सही वो पीछे हट जाएगी, और अगर उसने कल को राज खोल भी दिया तो तनिषा पर बात आएगी, पर वो बुज़दिल अपनी जान ले लेगी, ये नहीं पता था मुझे। तानिया की बातें मानव के दिल के ऊपर वार कर रही थीं। उसे खुद से ही बेहद नफरत महसूस हो रही थी। रात के गुजरे सारे पल जिनमें वो लड़की सिसक सिसक कर अपने बेगुनाह होने की सफाइयाँ दे रही थी, और लम्हों को वो सोचता हुआ हर पल मर रहा था। अब ईशा चली गई है ना, तो इसमें मेरा क्या कसूर? ख़त्म करें ना इस टॉपिक को और आगे बढ़े सब। उसने खुद को खुद ख़त्म किया है, किसी ने उसे मजबूर नहीं किया था। वो अभी तानिया के शब्द मुंह में थे कि मानव गुस्से से आगे बढ़ते हुए उसकी गर्दन को जकड़ चुका था। उसकी आवाज़ हलक में ही दम तोड़ने लगी। वहाँ मौजूद सभी घर वालों ने उसे घबरा कर देखा। मानव छोड़ो उसे। विपुल साहब ने उसे पीछे हटाना चाहा, लेकिन मानव की पकड़ सख्त से सख्त होती जा रही थी। साहिल ने सर नामे हिलाते हुए मानव को मुश्किल से पीछे हटाया। वो अपना गला पकड़े बुरी तरह खांसती चली गई। रिया ने आगे बढ़कर बहन को थामना चाहा, लेकिन ईशा की मौत ने उसके कदम जकड़े। दिल ने कहा ये इसी काबिल है, ये इस काबिल नहीं कि इससे हमदर्दी की जाए। आंखों में आंसू लिए रिया रुख फेर गई। मानव ने पास खड़ी कांच की टेबल पर अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाकर जोर से मारा कि वो छनाके की आवाज़ से टूट गया। मानव, आस्था जी की आवाज़ बुलंद हुई थी। उन्होंने दहलते दिल से बेटे के इस गुस्से को देखा, जिसके दोनों हाथ अब लहू लुहान हो चुके थे और दिल तो शायद मर चुका था। आस्था जी लड़खड़ाई तो रिया ने फौरन आगे बढ़कर उन्हें संभाला। मानव भैया, वो चिल्लाई। मानव के साथ साथ सबकी निगाहें आस्था जी पर जाकर पड़ी थीं। मामा, वो उनकी तरफ लपका जो होशो हवास से खोती हुई नीचे गिर रही थी। रिया उन्हें संभाल नहीं पा रही थी। साहिल ने आगे बढ़कर उन्हें थामा। वो उनके पास ही खड़ा था। मानव के हाथों में कांच चुभा हुआ था। वो माँ को बेबसी से देखता रह गया। साहिल 1 मिनट की देर किए बिना उन्हें हॉस्पिटल लेकर भागा। मानव और विपुल जी भी साथ थे। आज वक्त ने साबित कर दिया था
कि आहूजा मेंशन के दरो दीवार इतने मजबूत नहीं थे जितना कि विपुल जी ने सोच लिया था। बहुत अफसोस है आप पर। आपने एक इंतहाई घटिया हरकत की है जिसकी कोई माफ़ी नहीं। आप जैसी दोस्त भगवान किसी दुश्मन को भी ना दे। काश काश आप मेरी बहन ना होती। जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। रिया ने लब भींचे उसे कहा। तानिया की आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। अफसोस, सैकड़ों बार अफसोस। आपकी वजह से ईशा इस दुनिया से चली गई। तनिषा बदले की भेंट चढ़ गई। रिया की बात पर तानिया का सर झुक गया। सभी जानते थे मानव ने ये शादी किसी खास वजह से की है। बहन की मौत को 1 महीना हुआ था। सब ने रोका, कितना मना किया, लेकिन वो बाज न आया। घर वालों की मर्जी के बिना तनिषा को ब्याहकर आहूजा मेंशन ले आया। आपकी सजा मौत से भी बुरी होनी चाहिए। रिया, तानिया ने तड़प कर उसे पुकारा। नाम मत ले मेरा। नफरत हो रही है मुझे आपसे, आपके वजूद से। चली जाएं यहाँ से, अपनी शक्ल लेकर दूर हो जाएं मेरी नज़रों से, रिया ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा और वापस सीढ़ियों की ओर बढ़ी जहाँ तनिषा आंखों में आंसू लिए खड़ी थी। एक पल को रिया का दिल दहल गया। कितना दर्द था उसकी आंखों में। एक ही रात में उसके चेहरे पर जर्दियाँ घुली हुई थीं। उसके गालों पर, गर्दन पर मानव की शिद्दतों के निशान चीख चीख कर कह रहे थे कि अपने ना किए गए गुनाहों की सजा वो भुगत चुकी है। एक दोस्त ने 2 दोस्तों को बर्बाद कर दिया था। तनिषा भाभी, रिया उसकी आंखों में दर्द देखती जल्दी से उसके पास आई थी। जबकि तनिषा की निगाहें तो तानिया के ऊपर थीं और तानिया भी एकटक उसे देखे जा रही थी। आपसे पहले भी कहा था ना कि इनका ख्याल रखें, किसी भी तरह के स्ट्रेस से दूर रखें। बार बार बीपी शूट कर जाना सख्त खतरे का कारण है, पर आपने किसी बात को सीरियस नहीं लिया। डॉक्टर नाराज़ी लग रही थी। विपुल जी जबरदस्ती मानव के हाथों पर बैंडेज करवा रहे थे, जबकि साहिल डॉक्टर की बात सुनता लब भींच गया। उनकी सेहत का ख्याल रखें और जितना हो सकता है उन्हें खुश रखने की कोशिश करें, वरना, डॉक्टर उन्हें कहती हुई चली गई। साहिल ने दीवार के साथ टेक लगाकर अपनी आंखें मूंद लीं। ईशा, क्यों चली गई तुम? एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा, जरा भी ख्याल नहीं किया मेरी मोहब्बत का? मेरी मोहब्बत पर तुम्हारी बहन और तुम्हारी दोस्त की मोहब्बत भारी कैसे पड़ गई। 2 आंसू टूट कर गालों पर बहे। अपनी मोहब्बत को याद करता वो मजबूत इरादों वाला इंसान भी फूट फूट कर रो रहा था। मानव ने दुख से साहिल की ओर देखा। जितना दुख ईशा के जाने का मानव को और बाकी घर वालों को था, उन सबसे कहीं ज़्यादा दुख तो साहिल को था। वो धीरे से कदम बढ़ाता हुआ साहिल के पास पहुंचा था और उसके कंधे पर हाथ रखा। साहिल तड़प कर मानव के गले लगकर रो पड़ा और मानव ने भी उसे रोने दिया। रो लो साहिल, शायद इस तरह तुम्हारा गम हल्का हो जाए। 1 महीने बाद धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया था। तानिया ने खुद को कानून के हवाले कर दिया। तनिषा ने उस दिन से उसे आईना दिखाया जिसमें वो अपनी शक्ल देखकर बुरी तरह डर गई थी। तुमने बहुत बड़ा पाप किया है तानिया। 2 मोहब्बत करने वालों को जुदा कर दिया। हंसती खेलती जिंदगी से भरपूर लड़की की जान ले ली तुमने तानिया। तुम भगवान से माफ़ी मांगो, लेकिन तुम्हें माफ़ी कैसे मिलेगी जब तक ईशा तुम्हें माफ़ न कर दे, और उससे माफ़ी तुम्हें इस दुनिया में तो कभी नहीं मिल सकती। अपनी सज़ा खुद चुनो तानिया, वरना ना तो दुनिया में चैन पा सकोगी और ना ही मरने के बाद। तनिषा की बातों से उसके दिल पर खंजर पड़े थे। फिर वो अपने भगवान से डर गई। वो लम्हे याद किए जब वो तनिषा बनकर ईशा को मैसेज किया करती थी। अपने आप को झंझोड़ते हुए वो सिसकते हुए तनिषा को देखे जा रही थी, जिसकी आंखों में उसे अपने लिए सिर्फ दुख और तिरस्कार नजर आया। मुझे माफ़ कर दो तनिषा, मैं जज्बाती मोहब्बत में बह गई थी। प्लीज़ तनिषा, भगवान के लिए तुम मुझे माफ़ कर दो। उसने तनिषा के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए थे, पर अब तनिषा को उसकी माफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसे उसकी माफ़ी नहीं चाहिए थी। तनिषा ने रुख फेर लिया। उसकी बहनों जैसी दोस्त इस दुनिया से चली गई। तानिया ने उसका नाम लेकर ईशा को ब्लैकमेल किया। काश ईशा, तुम एक बार मुझसे डायरेक्ट बात कर लेती, मुझसे पूछ लेती। वो सीढ़ियाँ चढ़ती सपाट अंदाज में ऊपर जा रही थी तो मुझे अजीब नज़रों से देखने लगी थी, लेकिन मुझसे कुछ भी न कहा। काश मैं ही समझ जाती तुम्हारे अंदर के उलझाव को, तुम्हारे दर्द को। वो बिस्तर पर एक तरफ ढहसी गई। कैसी दोस्त हूँ मैं, तुमसे दोस्ती का दावा करती रही और ये भी न जान सकी कि तुम कितनी बेचैनी का शिकार हो, किस कदर तकलीफ में हो। नजरें भटक कर बिस्तर पर जा ठहरी तो आंसू गालों पर बांध तोड़कर फिर से बहते चले गए। मानव आहूजा ने कितनी बुरी तरह उसकी आत्मा को रौंदा था। वो अंदर तक मर गई थी। ईशा तो इस दुनिया से जाने के बाद सबके लिए मर गई थी और वो जीते जी मर गई थी। मानव आहूजा उसका सामना नहीं कर सका, इसलिए बिना उससे बात किए
बिना माफ़ी मांगे वो दुबई चला गया। आज उसे गए लगभग 2 महीने होने वाले थे। रिया से वो रोज़ बात करता था, अपनी माँ आस्था जी से भी बात करता था। वो उसे वापस बुलाती, तनिषा का हवाला देती। उसका नाम सुनते ही मानव आहूजा की धड़कनें अपनी जगह से हट जाती थीं। वो उस रात को याद करने लगता जिसमें उसने अपने अंदर की हैवानियत उस मासूम और बेगुनाह पर उतारी थी। वो खुद को माफ़ नहीं कर पा रहा था तो तनिषा से क्या माफ़ी मांगता। वक्त बहुत बड़ा मरहम है शायद, ऐसा सुना था मानव आहूजा ने, लेकिन आज उसे महसूस हो रहा था जब जब जख्म नासूर बन जाए तो फिर वक्त भी उन्हें भर नहीं पाता। आज रिया का फ़ोन आया था। उसने जो बताया उसके बाद मानव आहूजा एक पल भी दुबई न रुक सका और पहली फ्लाइट से ही हिंदुस्तान पहुंचा। अब कैसी हैं आप भाभी? कितनी बार कहा है आपसे कि कहीं भी जाना हो तो मुझे बुला लिया करें। अब मैं कहीं नहीं जा रही, अब मैं यहीं आपके पास रहूंगी, आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। रिया ने तनिषा की पीठ के पीछे तकिया रखते हुए मोहब्बत से कहा। कल वो गिर गई थी लेकिन फिर भी बचत हो गई। मैं ठीक हूँ रिया, जिसको मेरे पास होना चाहिए वो तो है नहीं, तुम पर क्या बोझ बनूं। तनिषा का लहजा भीग गया। अब मानव भैया को फ़ोन करके बुला लेना, क्या पता वो इंतज़ार में हो। क्या आप एक बार उन्हें कॉल करके बुला नहीं सकती? रिया, उन्हें जाना चाहिए था क्या? उन्हें अगर अपनी गलती का एहसास होता तो वो कभी न जाते। शायद वो शर्मिंदा हो। रिया की बात पर तनिषा ने दुखी अंदाज में उसे देखा। शर्मिंदगी होती तो कभी यूँ छोड़कर न जाते। माफ़ी मांगते, तनिषा ने भीगे लहजे में कहते हुए सिर झटक दिया। उसी पल दरवाज़ा खोलते ही मानव आहूजा अंदर दाखिल हुआ। रिया और तनिषा ने एक साथ गर्दन मोड़कर आने वाले को देखा। रिया के चेहरे को मुस्कान ने छुआ तो तनिषा ने अपना रुख मोड़ लिया। रिया खामोशी से बाहर निकल गई। मानव आहूजा ने धीरे धीरे कदम उसकी ओर बढ़ाए, जो अपना रुख दूसरी ओर मोड़े बैठी थी। तनिषा, उसका नाम पुकारते ही तनिषा की आंखों से आंसू झरझर गिरने लगे तो चेहरा दोनों हाथों में छुपाए फूट फूट कर रो पड़ी। मानव आहूजा ने बिना कुछ कहे उसके पास बैठते ही उसे अपने सीने से कसकर लगा लिया था। तनिषा ने खुद को छुड़ाना चाहा लेकिन मानव आहूजा की सख्त पकड़ से खुद को छुड़ा न पाई। कुछ पल गुजरे कि तनिषा के आंसू खुद ब खुद रुक गए, लेकिन उसका जिस्म अब भी कांप रहा था। माफ़ कर दोगी अपने जालिम पति को? मानव आहूजा के लहजे पर तनिषा ने बिना उसे देखे उसके गले के चारों ओर अपनी बाहें डाल दी। एक सुकून था जो उसकी रग रग में उतर गया था। उस सुकून के लिए वो पिछले 2 महीनों से तरस रही थी। आंखें मूंदे उसने मानव आहूजा की आगोश में गहरा सांस भरा। मुझे पता होता कि मेरी छोटी सी जान मुझे इतना मिस कर रही है तो मैं एक पल की देर किए बिना अपनी जान के पास आ जाता। मानव आहूजा ने उसकी नाक की टिप पर अपने लब रखते हुए मुस्कुराकर कहा, आप बहुत बुरे हैं, आपने मुझे हर्ट किया और फिर मुझे छोड़कर चले गए। तनिषा का लहजा फिर से भीग गया। जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ तुम तो शायद मुझे माफ़ कर देती, लेकिन मैं खुद को कैसे माफ़ करता। मानव आहूजा ने उदासी से कहा। फिर अब क्यों आए? वही दिलरुबा अंदाज कि आज मानव आहूजा उसके अंदाज पर दिलो जान से कुर्बान हो रहा था। तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रख रही थी? जानती भी हो किस हाल में हो। फिर भी उसके पेट पर धीरे से हाथ फेरते हुए वो गंभीर लहजे में बोला, अच्छा तो आपको औलाद का खिंचाव खींच लाया और मुझे लगा कि आप। तनिषा का लहजा फिर से भीग गया। ऐसा मत सोचो तनिषा, ऐसा होता तो 15 दिन पहले तुम्हारे पास होता जब मुझे मम्मा ने बताया था। मानव आहूजा की बात पर तनिषा ने हैरानी से उसे देखा। तो अब क्यों आए? वापस जाएं, वहाँ दुबई में वहीं रहें। ना आपको मेरी परवाह है न बच्चे की। वो नाराज़गी से बोली। मुझे अपनी तनिषा की परवाह है और अपनी ईशा की भी। मानव आहूजा ने उसके लबों पर हल्का सा प्यार दिया तो वो नम आँखों से उसे देखने लगी। हमारी बेटी ईशा। मानव आहूजा ने आंखें मींच कर उसके पेट पर हाथ रखते हुए कहा तो तनिषा भी नम आँखों से मुस्कुराते हुए हामी में सिर हिलाते हुए उसके सीने से लग गई। ईशा किसे भूली थी? किसी को भी तो नहीं। आज भी सब उसे याद करते थे और शायद ये कमी अब एक नन्ही परी ईशा ही दूर कर सकती थी। तानिया को सजा हो गई थी जबकि साहिल देश छोड़कर चला गया था। कुछ मोहब्बतें अधूरी ही रह जाती हैं क्योंकि दिल में जब किसी एक की जगह बन जाए फिर उसमें दूसरा कोई दाखिल नहीं हो सकता। मोहब्बत के बाद मोहब्बत मुमकिन है वक्त गुजारी के लिए। किसी को टूट कर चाहना ज़िंदगी में एक बार होता है। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई और रोमांटिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी नई रोमांटिक कहानी के साथ।